नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यूक्रेन में जिस तरह से तमाम भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को भारत सरकार भारत वापस भी ले आई है, लेकिन अभी भी भारी संख्या में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है फेसबुक से निकाल ले स्थितियों में जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल मुद्दा ये है कि जिस तरह से विदेशों में स्टूडेंट्स भारत के पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो एमबीबीएस कोर्स यहाँ पर 1 करोड़ रुपए में होता है करीब, उसकी वो वहां पर दूसरे देशों में, यूक्रेन जैसे कंट्रीज में जो है 20 से 25 लाख रुपए में हो जाता है। तो ये चर्चा इस बात की यहाँ पर हो रही है, ये बन गई है कि बहुत सारे लोग इसको जो है आरक्षण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए कि आरक्षण है भारत में, इसकी वजह से जो है स्टूडेंटों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता और वो विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है, जिस तरीके से यहाँ पर इतनी मोटी फीस बना रखी है 1-1 करोड़ रुपए की, तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कारण आरक्षण है या नीट है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं नीट के जरिए भी हमें देखने को मिलती हैं कि नीट के जरिए से जो बहुत अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, उनको भी जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारा वक्त और बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास में ये व्यवस्था नहीं होती है कि वो लाखों रुपए जो है करके नीट की तैयारी कर सकें, तो उस वजह से भी जो है स्टूडेंट बहुत सारे रह जाते हैं। तो मेरे साथ में डॉक्टर कालू सिंह जाटव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से देख रहे हैं हम कि एक ये बहस बना रखी है, ये चर्चा बना रखी है कि भाई भारत में आरक्षण है और इसकी वजह से जो है विदेश में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मतलब हर समस्या का जिम्मेदार जो है कुछ लोग ऐसे हैं समाज के और देश के, जो हर समस्या जो है उन्हें आरक्षण से ही दिखाई देती है, इसके अलावा और कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। वो सरकार से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि सरकार सीटें क्यों नहीं बढ़ाती है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बढ़ाती है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाती है। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सर नमस्कार पत्रकार बंधु। ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से लोग यूक्रेन और अन्य देशों में, बेलारूस जैसे देशों में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, ये तो एक प्रोपगंडा झूठ बोल रहे हैं। आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि लेना देना यह है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी महंगी कर दी है इन लोगों ने कि गरीब आदमी के पहुंच से दूर हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए होता, मगर जो अन्य देशों में हमारे भारत के छात्र और तमाम छात्र जो जाते हैं वहां 20 से 25 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाती है। और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट को अपनी शासन प्रणाली में बदलाव करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और कुछ लोग जिनकी सोच मैं तो कहूंगा कि ठीक नहीं है, जो आरक्षण को हर बात के बीच में लाते हैं, जबकि आरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आरक्षण की बात है तो आप ये देख लीजिए कि आरक्षण की तो सीटें यहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने आरक्षण के नाम पर दूसरे लोगों को बदनाम करने की एक साजिश रच रखी है। जबकि जो हमारे बच्चे हैं जो यहां से नीट भी क्वालिफाइड कर लेते हैं, और नीट क्वालिफाइड करने के बावजूद भी उनको इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं वो कि इस भारत में रहकर वो लोग यहाँ एमबीबीएस कर सके। जबकि सरकार को इसमें कॉलेज बढ़ाने चाहिए, सरकारी सीटें बढ़ानी चाहिए, और सरकार इन तमाम चीजों पर काम ना कर सरकार उन चीजों पर काम कर रही है कि जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है। जहां शिक्षा पर काम होना चाहिए वहां हम किसी और क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं। बेलारूस जैसे देश में, यूक्रेन जैसे देश में वहां शिक्षा पर काम हो रहा है, तो इसलिए हमारे बच्चे, शिक्षा प्रणाली वहां ठीक है, इसलिए बच्चे वहां एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल। कर्नाटक के सर जिस तरह से नवीन की मौत वहां पर हुई, उनके पिताजी का जिस तरह से बाद में बयान आया और जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने भी ये बात कही है कि भारत में जो है घूसखोरी के लिए लाखों रुपया होना चाहिए, करोड़ों रुपया होना चाहिए। 97% मार्क्स जो है उन्होंने इंटर में नवीन ने वहां पर पाए थे, लेकिन यहाँ पर इतनी मोटी फीस होने के चलते जो है वो यहाँ पर एमबीबीएस नहीं कर सके, इसलिए जो है उन्हें विदेश में जाना पड़ा। हो सकता है कि अगर यहाँ पर ही जो है सस्ती जितनी फीस में वहां पर एमबीबीएस हो रहा है, अगर भारत में हो जाता तो नवीन को विदेश जाने की या यूक्रेन जाने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद वो आज हमारे बीच में भी जिंदा होते। उनका जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उसको दुख होता है। बाप ने सपने सजोए थे, बहन ने सपने देखे थे और तमाम लोगों ने सपने देखे थे कि हमारा भाई वहां से एमबीबीएस करके आएगा, हमारा नाम रोशन होगा और यहाँ काम करेगा, एक बूढ़े बाप का सहारा बनेगा। मगर गवर्नमेंट की इस शासन प्रणाली के अंदर और शिक्षा प्रणाली में चेंज न करने की वजह से जिस बच्चे के 97% नंबर आए हो और उसको फिर भी यहां से यूक्रेन जैसे देश में जाना पड़ रहा हो एमबीबीएस करने के लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारी क्या हो सकती है। क्योंकि बच्चा गया है पढ़ाई करने के लिए, मगर वहां से आ रही है उसकी लाश, तो उस घर में क्या मातम होगा। और फिर भी हमारे यहाँ के लोग, नेता लोग, जिसको हमने प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, शिक्षा मंत्री के रूप में देखा है, वो लोग एक मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं कि वो आरक्षण की वजह से गए हैं। आरक्षण से इस चीज का क्या लेना देना है। अगर आपको आरक्षण की है तो आप यही करिए ना, आप जो भी आपको बदलाव करना अपनी शिक्षा प्रणाली में यही पर करिए, सीटें बढ़ाइए। आप 97% नंबर जिस बच्चे के आए हैं और वो यूक्रेन में गए हैं और वहां जाके उसकी लाश आ रही है, तो इससे बड़े पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी। बिल्कुल। तो सर ये जो इस तरह का माहौल जो बना रखा है कि आरक्षण का ही जो है हर चीज के लिए, कुछ लोग ऐसे समाज में दिखाई देते हैं, ऐसे तत्व जिन्हें कोई भी समस्या हो देश की, वो उन्हें जिम्मेदार जो है वो आरक्षण दिखाई देता है। बेरोजगारी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कोई घटनाक्रम हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आरक्षण का पहलू निकालने का प्रयास किया जाता है कि भाई आरक्षण वाले इंजीनियर ने पुल बनवाया होगा इसलिए ये घटना हो गई होगी। तो ऐसी जो ये आरक्षण विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, दरअसल इनका पर्पज क्या है, ये चाहते क्या है सर। अभी देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, भारत सरकार के लोगों से, क्या ये जो घोटाला हुआ है ये आरक्षण के लोगों ने किया है। जिस काम को बचाने के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, अगर आरक्षण की ही बात है तो बाबा साहब ने प्रावधान किया था संविधान के अंदर कि यहां से जो बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे वो गवर्नमेंट के खर्चे से जाएंगे। क्या गवर्नमेंट ने किसी को पिछले 5 सालों से 10 सालों से किसी बच्चे को अपनी खर्चे पर यूरोप जैसे या यूक्रेन जैसे देश में किसी को भेजा? अभी तक कोई है लिस्ट सरकार के पास? सब चीज में आरक्षण को घुसरना अच्छा नहीं है। तो दरअसल सर समस्या जो हमें लगती है वो लगता है कि ये जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और उससे जो पूरा शिक्षा का महकमा है वो बहुत ज्यादा महंगी शिक्षा हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है? सरकार जो निजीकरण का मामला है, सरकार ने कोई चीज छोड़ी नहीं है जो कोई सरकारी रह सके। रेलवे जैसे, एलआईसी जैसे और तमाम मंत्रालय, उन सबको निजीकरण में लेकर आ रही है। मगर सरकार को जहां शिक्षा आम आदमी की जरूरत है वो उस काम को नहीं कर रही है। हमें शिक्षा और चिकित्सा पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, जबकि हम काम कर रहे हैं दूसरे दिशा में। या तो बदनाम कर रहे हैं आरक्षण को, या हम अपने नाकामी को छुपाने के लिए किसी दूसरे पर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। इस तरीके से काम करने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा हम अपने बदलाव से, और काम होना चाहिए भारत के रोजगार पे, शिक्षा पर, चिकित्सा पर। इन चीजों पर काम नहीं कर रहे हैं हम।
हम काम कर रहे हैं किसी दूसरे मुद्दे पर, जातिवाद पर, धर्म पर, है जी। तो आज जब हमारे यहाँ कोरोना ने महामारी पूरे भारत और संसार को घेरा कोरोना ने, तो उस समय हॉस्पिटल काम आए थे या मंदिर काम आए थे? जी सर। हमें शिक्षा पर काम करना है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार और शिक्षा प्रणाली में बदलाव होगा तो कौन भाई ऐसा है, कौन बहन ऐसी है, कौन पिता ऐसा है कि अपने बच्चों को विदेश भेजेगा? बिल्कुल सही बात है सर। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका एक बयान आया अभी हाल ही में। उनका ये कहना है कि विदेश जाने वाले 90% स्टूडेंट्स भारत में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में ही फेल हो जाते हैं। तो वो तो सीधा सीधा जो भारत के स्टूडेंट हैं उनकी योग्यता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि योग्यता ही नहीं है उनके अंदर, वो नीट ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है उन्हें विदेश जाना पड़ता है। वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आपकी सरकार में जो है यहाँ पर निजीकरण जिन कॉलेजेस का करा रखा है, वो 1-1 करोड़ रुपया फीस ले रहे हैं, इसलिए विदेश जाते हैं। या आपने सरकारी इतने मेडिकल कॉलेज या फिर इतनी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास में जो भारत के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर मेडिकल करा सके, एमबीबीएस करा सके। वो जिम्मेदार मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जब मंत्री जी को ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता है तो उसका सीधा बक्सा जाता है शिक्षा विभाग पर। अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आप भी एक बार नीट क्वालिफाई करके दिखा दीजिए। ऐसे किसी पर वो नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे यहाँ के बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं, इस देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे जो नीट क्वालिफाई करते हैं, आईएएस पीसीएस भी करते हैं, तो वो मतलब क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड है एक शिक्षा मंत्री, क्वालिफाइड है हमारे देश के गृह मंत्री जो 12वीं के पास इंटर करवाते हैं। जो 12वीं के बाद इंटर कराते हैं वो लोग क्वालिफाइड हैं। वो लोग क्वालिफाइड हैं जो अपने स्पीच में कहते हैं कि 2070 में मैं इस देश में आया था। कौन क्वालिफाइड है? मैं तो यही जज नहीं करने पा रहा। शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता कि कौन क्वालिफाइड है। शिक्षा मंत्री जी को इस बयान को अपने को वापसी लेना चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि इस समय यह कटाक्ष करने का समय नहीं है। जो हमारे बच्चे यूक्रेन जैसे देश में फंसे हुए हैं, जो मां का लाल वहां फंसा हुआ है, उसको लाने की जरूरत है। उस पर इधर उधर उंगली घुमाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने सर कि जो विदेशों में हमारे भारत के स्टूडेंट फंसे हुए हैं उन्हें वहां से लाने की जरूरत है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सर एक स्टूडेंट्स का जो इंडिया वापस आई है, उनका ये कहना है कि हमको ये बोल दिया गया सरकार की एडवाइजरी जारी करके कि आप जो है देश छोड़ दीजिए और जो दूसरे देश हैं उनकी बॉर्डर पर आप पहुंच जाइए, और वहां से फिर सरकार वापस लेकर आ रही है। तो उनका ये कहना था कि अगर हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए हैं तो हम सामान्य टिकट बुक करके भी रोमानिया से वापस आ सकते हैं। तो सरकार का इसमें क्या रोल रहा? सरकार का रोल या सरकार का जो मिशन ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, और अब तो यूपी के चुनाव में भी इसका जिक्र किया जा रहा है, तो अगर मिशन चलाया जा रहा है तो मिशन का मतलब तो तब होता है जब वो बंकर में वहां पर कितने विपरीत कितने संकट के हालातों में वहां पर फंसे हुए हैं, वहां से सरकार लेकर आती। लेकिन आपसे कह दिया कि आप जो है किनारे पे आ जाइए और उसके बाद में हम आपको लेने आ रहे हैं और देश में आके बता रहे हैं कि हम जो है वहां से विदेशी छात्रों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। देखिए ये जो बात है ये सरकार की नाकामी है, और इस समय जो हमारे छात्र वहां से आ रहे हैं उनके लिए लोगों को हवाई जहाज की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कर देनी चाहिए और उनको लेकर आना चाहिए, जो कि हमारे पासपोर्ट में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर सरकार अपनी जिम्मेदारी, फिर दोबारा कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी को नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके की बात कर रही है। और जो टिकट सामान्य पे था, जो टिकट 20 से 25 हजार रुपए का था, वो टिकट इतने 60 से 65 हजार रुपए तक का कर दिया। तो सरकार कौन से स्टूडेंट को ला रही है? क्या कर रही है सरकार के? वो हर चीज में सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिनको सरकार चलानी नहीं आती उनको बिजनेस करना अच्छा आता है। वो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, सरकार अच्छी नहीं चला सकते। अब देखिए आप, इससे पहले गंदार कांड हुआ, उसमें आतंकवादियों को जहाज में ले जाकर छोड़ने की तो इनके पास जगह है, मगर जो इस देश के बालक, जो हमारे बहन भाई, देश के लाल होनहार बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ फालतू फंड की बातें बनाने के लिए इनके पास बहुत समय है, ताली बजवाने के लिए इनके पास समय है, प्रचार करने के लिए इनके पास समय है। मगर जिस हालात जो देश में है, जो बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं, अभी तक भी बच्चे फंसे हुए हैं, उनको लाने का समय इनके पास नहीं है। एक प्रतिनिधिमंडल इन्होंने 4 आदमियों का भेज दिया है, मगर वो 4 आदमियों का जो प्रतिनिधि मंत्री जो गए हैं, वो एक मैं मानता हूं कि ठीक है, मगर वहां से ठीक तो तब होगा ना जब बच्चे आएंगे। सही बात। ये तो वही कहावत हुई ना कि आपने किसी को कुआं पर खड़े करके उसको धक्का दे दिया तो उसका क्या बेनिफिट हुआ। जो बच्चे वहां गए, रोमानिया जैसे बॉर्डर पर बच्चे चले गए, तो वो सामान्य सीट से आने के लिए भी वहां पर एक दूसरे से जूझ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को उनसे पहुंचने से पहले वहां अपना जहाज तैयार रखना चाहिए था और उन्हें लाके यहाँ देना चाहिए था, भारत में सौंपना चाहिए था, उनके माँ बाप को करना चाहिए था। हम भी देश का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते, मगर आज वो स्थिति नहीं है। हर चीज में अगर इन्हें पता लग जाए कि आदमी आरक्षण का, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, हो सकता है आरक्षण वाले आदमी को वहीं छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि बात हर चीज में आरक्षण ही लेके आते हैं। हर चीज में आरक्षण। रोड पर अगर आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको भी ये कहेंगे ये आरक्षण वाला आदमी है, इसका डीएल जो है ना फर्जी बनाया गया था। सर आखिर में आपसे समझना चाहूंगा सर कि लोग कहते हैं ये आरक्षण विरोधी कि समाज जो है वो अब बहुत आगे बढ़ गया है, आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं, अब जरूरत नहीं है आरक्षण की, आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं कि आरक्षण अगर आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो फिर आरक्षण जातिगत आरक्षण कीजिए ना, आप जमीनों का बंटवारा कीजिए। आप जो आपने आरक्षण में, अब आपने देखा नहीं गवर्नमेंट ने प्राइवेटीकरण करके कुछ लोग बिना पढ़ाई के यूपीएससी पास करे बिना ही उनको आईएएस बना दिया है, तो ये कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर आपको आरक्षण की बात करनी है तो आरक्षण पर बहस करिए ना आप, हम बताएंगे आरक्षण पे कैसे बहस होती है। आरक्षण को बार बार आप घटाए जा रहे हैं, फिर भी एक जाति को टारगेट करते हैं आप, एक समाज को टारगेट करते हैं कि आरक्षण की वजह से सब कुछ हो रहा है। अरे संविधान का धन्यवाद कीजिए कि आप जैसे लोग बाबा साहब के संविधान के होने की वजह से, मैं तो कहता हूं कि अगर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो भी बाबा साहब के संविधान की देन है। संविधान का धन्यवाद नहीं कर रहे, संविधान से भारत नहीं चला रहे, किसी और सोच से भारत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज में आरक्षण को घुसेड़े जा रहे हैं। एक तरफ से, एक तरीके से देखा जाए सर, तो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं एक तरीके से वो संविधान विरोधी लोग हैं, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान तो संविधान देता है, संविधान अधिकार देता है। जी जी जी, ये इनको मैं जातिगत अपराधी कहूंगा। ये जो लोग हैं, ये जातिगत लोग हैं, ये सिर्फ एक कास्टिज्म का विकास करना चाहते हैं, ये किसी दूसरे समाज का विकास करना नहीं चाहते। और आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं ये लोग। अरे आरक्षण की अगर आपको बात करनी है तो आरक्षण तो बहुत लोगों को दिया गया, आरक्षण तो आप लोग भी मांग रहे हैं आजकल। जब आपको लगता है कि आरक्षण अच्छी चीज नहीं है तो क्यों आरक्षण मांग रहे हैं आप? क्यों आरक्षण में और जातियों को भी ला रहे हैं आप, लाने के प्रावधान ला रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण ठीक नहीं है, दूसरी तरफ उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जो करनी और करनी में अंतर नहीं है इनकी में? बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस मुद्दे पर हमसे बातचीत और चर्चा करने के लिए। और मैं समझता हूं कि देश के और समाज के उस तबके को समझना चाहिए कि आरक्षण दरअसल इस समाज में जो हजारों साल से जिस वर्ग को उपेक्षित रखा गया, शिक्षण संस्थानों से, सारे संस्थानों से
दूर रखा गया, उनको दरअसल यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का सवाल है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो है वो सवाल है। और जो एक जातिवाद जैसा जो एक कोड लगा हुआ है इस समाज को, एक बीमारी जो लगी हुई है जो हजारों सालों से और अभी भी है, उस बीमारी को ठीक करने का एक मरहम जैसा जो एक डोज है आरक्षण, और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रावधान करके दिया है। और समाज में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जातिवाद रहेगा। जातिवाद अगर खत्म हो जाएगा तो आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जाटव सर, और हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए धन्यवाद।